नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए मैथ का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न इसमें सेलेक्ट किया हूँ जो बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है, वही प्रश्न को हम दोस्तों इस वीडियो में सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से आपका सीधा बोर्ड में प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न में आपसे पूछा गया है 3, 5, 2, 5, 7, 8, 5 का बहुलक होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुलक हम कैसे निकालते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में 3 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 5 लिखा है, ऑप्शन नंबर डी में 8 लिखा हुआ है। ये चारों ऑप्शन को आप देखिए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अंक है जो ये जो सीरीज हमारा दिया हुआ है उसमें ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। ठीक है, उस तरह से हम बहुलक निकालते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो 5 लिखा हुआ है दोस्तों, इसको 5 को ये सीरीज में ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। एक बार यहाँ है, 2, 3, यानी कि ये 5 को 3 बार लिखा गया है। ठीक है, यानी कि 5 ही ऐसा अंक है जिसको ज़्यादा बार रिपीट किया गया है सीरीज में। ठीक है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस घटना का प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, मतलब किस घटना की प्रायिकता दोस्तों नहीं होती है। ऑप्शन ए में आपका लिखा हुआ है 0.2, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 0.8, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 1 और लास्ट में लिखा हुआ है -1। तो देखिए ये बात को आप याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रोबेबिलिटी की जो घटना होती है जीरो से क्या होता है, बड़ा। ठीक है, और 1 से क्या होता है, छोटा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, कभी भी इसको नहीं आप भूलिएगा कि जो प्रोबेबिलिटी का जो हमारा मान होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा, और 1 से छोटा होगा या तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में जो -1 लिखा हुआ है दोस्तों, ये प्रोबेबिलिटी का मान नहीं होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि 0 से यहाँ 0 तक होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा, माइनस में प्रोबेबिलिटी का मान नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है। ठीक है, कौन नहीं होती है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल राइट है। और साथ में एक बात आप और याद कर लीजिएगा कि जब पूछेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होती है, तो 0 होती है। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और पूछेगा दोस्तों कि संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो वो 1 होता है। ठीक है, ये दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, अब तीसरा नंबर प्रश्न भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr² होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, πr²। और एक बात और आप याद कर लीजिएगा कि जब इसका परिधि का क्षेत्रफल पूछे, वृत्त का, जिसमें वृत्त इस प्रकार से होता है दोस्तों, इसका परिधि का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो परिधि का क्षेत्रफल 2πr हो जाता है। ठीक है, अब परिधि को ही हम परिमाप भी बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर, 1/√3 किसका मान है। ठीक है, तो हम ऑप्शन को बारी बारी से चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है साइन π/6, तो पाई का यहाँ पर वैल्यू हम पुट कर देते हैं 180/6, तो यहाँ से काट लेंगे तो 6 3 18, यानी कि हमारा इसके बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का हमारा मान जो होता है दोस्तों कितना होता है, 1/2, जो कि हमारा 1/2 नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा कैंसिल हो गया। अब देखिए इसी तरह से ऑप्शन नंबर बी को π/6 करेंगे तो यहाँ पर भी π/6 की जगह पर भी हम 30 डिग्री लिख देंगे, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों √3/2 होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाता है। और ये ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, 3 की जगह पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 की जगह पर 6 लिखा हुआ है। अब tan π/6, तो π/6 का अभी हम बताएं कि इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री, तो tan
π/6 की जगह पर हम 30 डिग्री पुट करेंगे तो tan 30 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन में यहाँ पर सी में लिखा हुआ है tan π/6 वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए π/√3 का मान पूछा गया था और tan π/6 का मान जो होता है 1/√3 होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 5वां नंबर भी उसी तरह से प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है कि √3 बराबर है, √3 जो है दोस्तों किसके बराबर है, तो यहाँ sin 90 लिखा हुआ है। sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हम आगे ऑप्शन को और चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का जो हमारा वैल्यू होता है दोस्तों √3 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आपका √3 का मान ही पूछा गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 6ठा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि cos π/2 बराबर होता है, यानी कि cos लिख लेंगे, अब पाई का यहाँ पर 180 पुट करेंगे अब बटा में 2, तो यहाँ से काट लेंगे हम तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 टाइम में कट जाएगा, यानी कि cos 90 डिग्री का मान हमको पूछा गया है। तो cos 90 डिग्री का मान दोस्तों 0 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, जहाँ भी पाई रहेगा वहाँ पर 180 रख के आप उसको बाई में जो लिखा रहेगा उसको आप काट लीजिएगा और जितना डिग्री आ जाएगा उसका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा। ठीक, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, 7वां नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में हमेशा आता है। ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। जब भी आपको एक बिंदु दे दे, ठीक है, जब भी आपको एक बिंदु दे दे और आपको मूल बिंदु से दूरी पूछे तो ये वाला फार्मूला आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, x² प्लस y² का √। ठीक है, जब भी एक बिंदु दे दे और मूल बिंदु से दूरी आपका पूछे। तो अब देखिए 3 है तो 3 का स्क्वायर बता दीजिए कितना होता है, 9 हो जाएगा। अब देखिए y की जगह पर कितना है, 4 है। पहले वाला हमारा x एक्सिस होता है और जो बाद वाला होता है क्या होता है, y एक्सिस। तो यहाँ पर y कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बस हो गया, यहाँ से वर्गमूल कर देंगे और 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल चढ़ा देंगे, अब 25 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसा प्रश्न है दोस्तों तो ये फार्मूला पर आप बनाइए, कभी भी गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 8वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण के घात होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा जिंदगी भर के लिए कि जब भी आपको रैखिक समीकरण के घात पूछेगा तो हमेशा 1 मारिएगा। ठीक है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए में हमारा 1 लिखा हुआ। अब एक बात और याद रखिएगा कि जब द्विघात समीकरण के घात पूछेगा तो हमेशा 2 होगा। ठीक है, एक और होता है त्रिघात समीकरण, उसका जब घात पूछेगा तो 3 होता है। ठीक है, ये तीनों बातों का आप अच्छा तरह से याद रखिएगा। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं कि जब रैखिक समीकरण के घात पूछेगा तो 1 हो जाएगा, और जब द्विघात समीकरण के घात पूछेगा तो 2 हो जाएगा, और जब त्रिघात समीकरण के घात पूछेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न में 9वां। देखिए वही प्रश्न आ गया जो हम अभी आपको बताए हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के घात होता है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण के घात अभी हम आपको बताएं कितना होता है, 2 होता है। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 10वां नंबर। और दोस्तों आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन आप पर पे ही पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका सूचना आप पर जल्द पहुँच सके। चलिए अब हम देखते हैं आपका 10वां प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों पहले ये समझिए कि अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम उससे कहते हैं जो एक
और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1 लिखा हुआ है और 1 जो है दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अब 1 और अपने आप से देखिए ऑप्शन नंबर बी में 2 लिखा हुआ है, ये 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है, यानी कि ये जो है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर सी में 3 लिखा हुआ है, ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि 1 और अपने आप से कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी में 5 जो लिखा हुआ है ये भी एक अभाज्य संख्या ही है क्योंकि 1 और अपने आप से कट रहा है, ठीक है। अपने आप मतलब स्वयं से, तो स्वयं ये क्या 5 से, तो 1 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। मगर एक बात को ध्यान दीजिए क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों ये तीनों ऑप्शन में कौन आपको नज़र आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी में 2 लिखा है सबसे छोटी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। है तीनों अभाज्य संख्या मगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमको चूज करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 11 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन एक अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या वही क्वेश्चन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो 12 लिखा है दोस्तों ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में जो 15 लिखा हो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हो 9 ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या का आपको हम डिफिनेशन बताएं, जो 1 और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 11 जो है दोस्तों 1 और अपने आप से यानी कि 11 से कट रहा है, इसलिए हमारा अभाज्य संख्या जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को देखिए ये किससे 2 से भी कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी देखिए 5 से भी कट जा रहा है और ये 3 से भी कट जा रहा है और स्वयं और अपने आप से तो कट ही रहा है, ठीक है, और 1 से भी कट रहा है। ऑप्शन नंबर डी में भी उसी तरह है दोस्तों कि 3 से भी कट जा रहा है और 9 से और 1 से तो कट ही रहा है, ठीक है। तो केवल अभाज्य संख्या हम उसी को कहते हैं जो 1 और अपने आप से कटे, तो वो 11 है जो 1 और अपने आप से कटेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 12 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर्स सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी हम वही प्रश्न को सिलेक्ट किए हैं दोस्तों जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बार बार जो प्रश्न को रिपीट करता है वही प्रश्न को हम उसमें सिलेक्ट किए हैं। इसलिए एग्ज़ाम देने तक उससे पहले आप एक बार हमारे वीडियो अदर सब्जेक्ट का आप जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठ सके, ठीक। क्योंकि उसमें हम सारा गेस किया हुआ प्रश्न है जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक। चलिए देखिए आप 12 नंबर प्रश्न में पूछा है कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो दोस्तों घात 1 वाला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है, इसलिए हमारा यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जब पूछेगा कि घात 2 वाला बहुपद कहलाता है तो द्विघात बहुपद हो जाता है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा साथ में ही कि जब पूछेगा कि घात 3 वाला बहुपद कहलाता है तो उसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर पूछा है घात 1 वाला बहुपद कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, रैखिक बहुपद, ठीक। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। तो देखिए पहले वाला क्या होता है x होता है, अब दूसरा वाला क्या होता है y होता है, ठीक है। तो यहाँ x नियामक आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया? x नियामक। तो x नियामक जो होगा दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जब आपसे y नियामक पूछ देता है तो क्या हो जाता है? -5 हो जाता है, ठीक है। मगर यहाँ x नियामक पूछा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 14 नंबर ये प्रश्न जो है हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। देखिए पहले इसका ग्राफ आप समझ लीजिए, ठीक है। मान के लिए इस तरह से ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ से ग्राफ हमारा आ गया और जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दोस्तों इसमें प्लस होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो हमारा होता है इसमें माइनस प्लस होता है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड वाला होता है दोस्तों, थर्ड वाला इसमें हमारा माइनस और माइनस केवल होता है, ठीक है, माइनस। एक होता है फोर क्वाड्रेंट में जो हमारा होता है इसमें होता है प्लस
कॉमा माइनस। ठीक है, ये चारों बातों का आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है -3 -5, यानी कौन सा पाद में जा रहा है, ये तृतीय में, थर्ड में जा रहा है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर जो होगा तृतीय पाद। हम देखते हैं आगे ऑप्शन। देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा लिखा हुआ है तृतीय पाद। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका वृत्त का त्रिज्या दे दिया है दोस्तों 5 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताए थे यहाँ पे कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हमारा सब आंसर पाई में दिया हुआ है और हमारा ये जो रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5 पाई इसी तरह लिख देंगे और रेडियस 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 25 पाई। ठीक है, 25 पाई हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें 25 पाई लिखा हुआ है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन का जो मैं सलूशन दिया हूँ उसको आप एकदम बारीकी से अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी इसी तरह के वीडियो लाने वाले हैं। और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।